नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। साथियों, जो बिहार राजनीतिक के मैदान में लड़खड़ाता हुआ लहूलुहान दिखाई दे रहा था, क्या उसे आज एक नया घुड़सवार मिल गया है? जी हां, एक ऐसा घुड़सवार जो आने वाले समय की राजनीति बिहार के जरिए इस भारत देश में बदलने की ताकत रखता है। उसके पास इतनी कुव्वत होगी क्योंकि राजनीति नेताओं को जन्म देती है। राजनीति केवल विधानसभा या लोकसभा के भीतर जीत हासिल करके या बहुमत के साथ सत्ता बनाने और बैठाने के लिए नहीं होती है। नेता का जन्म इसी तरह की राजनीति से होती है। तो क्या आज बिहार की राजनीतिक गलियारों से एक नया नेता का उदय हुआ है जिसका नाम तेजस्वी यादव है। राजनीतिक तौर पर लालू परिवार से निकले हुए तेजस्वी यादव, कोई भी कह सकता है कि उनको तो कटोरा में रखकर इस राजनीतिक का ककाहारा पढ़ने के लिए दिया गया और उन्होंने बाखूबी उसको पढ़ा और निभाया भी। लेकिन बिहार की राजनीति लगातार उस आम जनता के बीच से निकले हुए नेता को ढूंढ रही है। वह चाहती है कि कोई नेता ऐसा निकले जो बिहार के दर्द को अपने साथ लेकर के आगे बढ़े। अगर भारत देश की राजनीति के किताब के अतीत के किताब के पन्नों को अगर आज आप एक एक करके पढ़िएगा तो आप कह सकते हैं कि नेहरू कार्यकाल के दौर के नेताओं के बाद या उसी समय जब राम मनोहर लोहिया आए तो एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लग गया था। और उसके बाद की राजनीति में चाहे जिक्र बाला साहब ठाकरे का कर लीजिए, चाहे ज्योति बासु का कर लीजिए, या मंडल कमंडल की राजनीति के बाद कांसीराम, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये ऐसे नेता थे जो कि उस हिसाब से इस भारत देश के आजादी के आंदोलन से निकले हुए नेता नहीं थे। वह भदेश थे, लोगों के बीच उनका संवाद था और उसी आम भाषा में वो राजनीति गढ़ते रहे। लेकिन मौजूदा समय में यह तमाम बातें धीरे धीरे उस पारंपरिक राजनीति के भीतर समाती चली गई जहां पर नेता नहीं था। और इस पूरे नए राजनीतिक दौर में नए राजनीतिक प्रयोग और बार बार किए गए नीतीश कुमार के प्रयोग ने क्या बिहार के तेजस्वी को इस दौर में गढ़ते गढ़ते एक ऐसे नेता के तौर पर बिहार के आम जनता के बीच ले आया जहां पर केवल बिहार का उनके सामने रास्ता नहीं, केवल बिहार के पाटलिपुत्र के राजनीति भर का नहीं, ये रास्ता दिल्ली की तरफ बढ़ेगा ही और दिल्ली से टकराएगा ही। और दिल्ली को टकराने की ताकत उनके भीतर है या फिर नहीं है, इसका फैसला तो आने वाले समय में होगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब लोकसभा 2024 का चुनाव होगा तो एक बात तो साफ होगा कि एक तरफ पीएम मोदी होंगे, वहीं दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव होंगे। वहां पर कोई दूसरा नेता का नाम किसी दूसरे की जुबान पर होगी ही नहीं। और जो वोटों का प्रतिशत होता है उस हिसाब से अगर देखें तो जो उम्मीदवारों की जीत होगी उस हिसाब से शायद 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अकेले बिहार के भीतर नेता के तौर पर खड़े होंगे या नहीं होंगे, इसका भी फैसला होना है। लेकिन आज ऐसा क्या कुछ हो गया बिहार की राजनीतिक गलियारों में जिसको लेकर के इस बात का जिक्र करना पड़ा कि कभी कभी राजनीतिक किसी नेता को जन्म दे देती है। विधानसभा के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था जिस समय तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे। परत दर परत एक एक करके उन सच्चाइयों को सामने ला रहे थे बिहार के विधानसभा में, जिसके सामने नीतीश कुमार खड़ा हो नहीं पाते। और नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बैठे होते हैं बगल में, वह भी शायद उस अतीत की राजनीति को अब समझने लगे हों कि आने वाले समय में उनके सामने कौन सी मुश्किल आने वाली है। ये फ्लोर टेस्ट था, विधानसभा के भीतर बहुमत साबित करना था और उसको लेकर के भी घेराबंदी कल रात से ही शुरू थी, धमकी कल रात से ही देनी शुरू थी। किस विधायक को कैसे लपेट लेना है इसका जिक्र भी रात के अंधेरे में ही शुरू हुआ और पुलिस प्रशासन उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गई। कुछ दिशा निर्देश दिल्ली से भी चले गए, कुछ तार दिल्ली ने भी भेज दिए। इन तमाम परिस्थितियों के बीच बिहार की राजनीति में एक अकेले नेता के तौर पर तेजस्वी यादव की मौजूदगी थी। उनके घर पर तमाम विधायक जमा थे। लेकिन ये सारे सवाल अबूझ नहीं होता, ये सारे सवाल कहीं बहुत बड़ा था कि बिहार की राजनीति का सच में कोई नीतीश कुमार के आसपास घुमरती जाएगी या फिर लालू यादव जो राजनीति से दूर होते चले जा रहे हैं इस दौर में, ऐसे में बचेगा कौन? तो क्या नीतीश कुमार
और लालू यादव के अगली कड़ी के तौर पर बिहार को तेजस्वी यादव के शक्ल में एक नए किंग के तौर पर मिल गया। आज जरा तेजस्वी यादव की इस छोटी सी आवाज को, क्लिप को देखें आप। आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को रोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना पाए थे। और हम कहना चाहते हैं जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। ये सारा सच भी है। इस दौर में पीएम मोदी के सामने कोई दूसरा नेता विपक्ष के इस तौर पे दिखाई देता नहीं है बिहार में, जो हिंदी क्षेत्रों से खड़ा हो जाए और सीधे तौर पर चुनौती देते हुए राजनीतिक तौर पर अपनी पहल को बहुत बड़ा कर दे। बिहार में नीतीश कुमार कुछ इसी आश्रय निकल पड़े थे और सवाल ये था कि अब इंडिया खत्म हो जा रहा, लेकिन जिस अंदाज में बिहार में तेजस्वी यादव विधानसभा के भीतर नीतीश कुमार को बहुत छोटा बना दिया और एक ही झटके में खुद को पीएम मोदी के सामने यह कह करके खड़ा कर दिया कि जिस झंडे को आप उठाए हुए थे, अब वह झंडा आपका भतीजा यानी मैं तेजस्वी यादव उठा करके चलेंगे। इस सीधी चुनौती दिल्ली को, और दिल्ली इस राजनीति को बाखूबी जानती समझती है कि बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो नहीं पा रही है। उसको पता है कि उसको एक चेहरा चाहिए जो जातीय समीकरण के अनुकूल हो। नीतीश उसी प्रयोगशाला के सबसे बेहतरीन प्रयोग के तौर पर है। एक दो बार नहीं, इस दौर में लगातार सत्ता को बदलना पलटना, लेकिन इस तरीके से पत्तों को फेंट देना जिसमें हर बार वो किंग के तौर पर दिखे या एक ऐसे जोकर के तौर पर उस राजनीति के भीतर एक हिस्सेदारी कर रहे हो जहां पर मुख्यमंत्री वही होंगे। तो क्या इस पूरी राजनीति को एक ही झटके में तेजस्वी यादव ने पलट दिया है? और बिहार में तेजस्वी यादव केवल पटना के सियासत बल्कि दिल्ली की उस राजनीति को भी साधने की दिशा में तेजस्वी यादव आगे कदम बढ़ा दिया। ये सवाल इसलिए भी इस दौर में बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले कल रात को जिस प्रकार से तेजस्वी के घर के ऊपर पुलिस पहुंच गया और बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और खास तौर पर जो 3 लोग सुबह होते होते शिफ्ट नजर आने लग गए कि वह आरजेडी छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं, संयोग से उसमें 2 नाम बिहार के बाहुबली के साथ जुड़े हुए, आनंद मोहन के बेटे चित्तर। वह आरजेडी के साथ थे, चुनाव जीते थे, लेकिन सुबह वह पलट गए और कल रात को ही उनको पुलिस ने तेजस्वी के घर से यह कह करके निकाल दिया कि उनके भाई ने एक एफआईआर दर्ज करवाया है और एफआईआर में कहा गया कि वह गुमशुदा है। और उसके साथ ही जो दूसरे बाहुबली इस समय जेल के भीतर है, आनंद कुमार, उनकी पत्नी नीलम, वह भी पलट गए। 2 सवाल हर किसी के मन में होगा। आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने की बड़ी मशक्कत कानूनी तौर पर पलटते हुए नीतीश कुमार, अब सरकार गिर न जाए, दोबारा जीत ना पाए, इसीलिए चेतन को साथ लाना था, उनके बेटे को तो फिर ले आए। आनंद कुमार जेल में, उनको जेल से बाहर आना है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तो रास्ता साफ कर देंगे, क्योंकि वो आनंद मोहन का रास्ता इससे पहले वो बना चुके हैं। तो वह भी नीलम देवी जो उनकी पत्नी है वह भी निकल आई और संयोग देखिए कि तेजस्वी यादव ने यहाँ पर भी बाकायदा नाम लेकर के और उनकी तरफ हाथ दिखा करके यह मैसेज दिया कि आने वाले समय में जितनी भी मुश्किल होगी उस मुश्किल हालात के भीतर यह आपके साथ नहीं खड़े होंगे जिनके साथ आप आज बैठे हैं, लेकिन हम सब बातों को भूलकर आपका साथ देंगे। सियासत के इस मशक्कत से पहले कल रात तेजस्वी के घर पर क्या कुछ हो रहा था, इसको आप जरा एक बार देखिए। कितनी बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची थी तेजस्वी आवास पर, सिर्फ वहां से चेतन राम जो विधायक है आनंद मोहन के बेटे, वो उनको वहां से लाने के लिए।
नीतीश कुमार नहीं, पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार का सुशासन नौकरशाही के आश्रय चलता है, पुलिस प्रशासन के आश्रय चलता है। और इसीलिए पुलिसिया अंदाज जो है, अगर रात के भीतर तेजस्वी यादव के आवास पर अगर थे तो फिर आगे की पूरी परिस्थिति यह होती है कि सुबह क्या कुछ होगा। और सियासी तौर पर जीत और हार, उससे आगे बहुत बड़ा सवाल बिहार के लिए यही हो जाता है कि उसके पास इस दौर में कोई नेता नहीं है। बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार वह राज्य है जहां पर कोई बड़ी इंडस्ट्री है ही नहीं। बिहार वो राज्य है जहां पर सबसे बड़ी आबादी जो है प्रवासी मजदूरों के तौर पर बिहार को छोड़कर कहीं पर किसानी करने चली जाती है, कहीं मजदूरी करने चली जाती है। और इन सभी किसान मजदूर जो मजदूरी के तौर पर भारत देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वह पंजाब हो, चाहे वह तमिलनाडु हो, तमाम जगहों पर उनको लेकर के नजरिया जो है कोई बहुत बेहतर रहता नहीं। और मुहावरों के अंदाज में अगर बिहार के लोगों को निशाना बनाया जाता है, सवाल उठता है केवल कि बिहार के भीतर रोजगार पैदा कैसे हो। और इसी बात को बिहार में तेजस्वी यादव ने जब नीतीश कुमार द्वारा दिए गए बयानों का जिक्र करके अपने 17 महीने के कार्यकाल के दौर में जो नौकरियां बटी है, जो नौकरियां दी गई करीब 2 लाख, जो उसका पूरा कच्चा चिट्ठा यह कहते हुए सामने रख दिया विधानसभा में, यह नीतीश कुमार ही हैं जिनके पास पैसा नहीं था। और ये बोलने से घबराते नहीं थे कि जब पैसा होगा नहीं तो क्या आपके बाप के घर से पैसा लाया जाएगा और तब वो नौकरी देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार पलटी, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आए नीतीश कुमार, वैसे ही आरजेडी ने पहल किया, यानी तेजस्वी यादव ने खुद को फ्रंट पर ला करके खड़ा किया और बताया कि किस प्रकार से शिक्षकों को नौकरी मिली बिहार में। और यही स्थिति स्वास्थ्य विभाग के भीतर भी है। तो उन्होंने एक गुहार भी लगाया नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से कि आप नौकरियां दे दीजिएगा, लेकिन सवाल तो इसके आगे का उठता है। और ये सारे सवाल होता है कि केवल नीतीश कुमार से टकराने भर का नहीं है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव जान चुके हैं कि बिहार के लोग यह समझ गए हैं कि बिहार के पास कोई नेता नहीं जो टकरा सके। और बिहार का नेता अपने सिर्फ पाटलिपुत्र की राजनीति भर में ही नहीं सिमटेगा, वह दिल्ली की तरफ देखेगा ही। ऐसे ही लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी समस्तीपुर में रथ यात्रा जब निकली थी, लालू यादव ने नहीं किया था। उसके बाद लालू यादव इस भारत देश के नेता यूं ही नहीं बन गए थे। नीतीश कुमार ने अपने तौर पर जो प्रयोग किया था वह भी सुशासन बाबू के तौर पर अगर आप ध्यान देंगे तो 2014 से पहले उनकी स्थिति सच में बहुत अनुकूल थी। इस दौर में कोई नेता चाहिए बिहार में जो पटना में रहे लेकिन दिल्ली को चुनौती दे सके। और इस अंदाज में नीतीश कुमार की खामोशी, भारतीय जनता पार्टी का लगातार इधर उधर ताक झाक करना, उस परिस्थिति में जननायक कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करके तेजस्वी यादव ने बता दिया कि यह सम्मान की राजनीति नहीं है, यह इस दौर में सौदेबाजी डील की राजनीति हो चली है, जिस राजनीति के दायरे में भारत रत्न भी आ गया है। और खुलेआम खुले तौर पर जब वो इस बात को जिक्र कर रहे थे, सन्नाटा पसरा हुआ था उसी विधानसभा के भीतर जहां पर इस दौर में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सत्ता होती है। अब बताइए, कर्पूरी जी को मिला, हमको तो बहुत खुशी की बात है, कर्पूरी जी को मिला। आप कर्पूरी जी के साथ, हमारे पिता के साथ आप काम कर चुके हैं। आप उस वक्त थे, हम भले मेरा जन्म ना हुआ हो या हम बहुत छोटे होंगे, लेकिन आप तो जवान थे। आपको तो ये पता था कि कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ाए थे, उनकी सरकार थी, तो जनसंघ जो था उस सरकार में था। जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया। कौन हटाया? और आप कहां बैठ गए? आप कर्पूरी जी का नाम लेते हैं और आप कहां बैठ गए मुख्यमंत्री जी? और वही जनसंघ वाले, भाजपा वाले कहते थे, क्या बोलते थे, आरक्षण कहां से आई, कहां से आई? कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला तो ये लोग तो भारत रत्न डील बना लिया, डील करने के लिए। आपको वोट मिलेगा और डील कर दो, भारत रत्न दे देंगे, भारत रत्न दे देंगे, डील कर दो। सम्मान नहीं करते आप लोग, डीलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। भाजपा के लोग सम्मान नहीं करते, डीलिंग करते हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति। ये सच भी है कि बिहार के भीतर वोट बैंक की राजनीति जातियों के आश्रय चलती है
और ये सारा सच भी है कि उन्हीं जातियों के आश्रय के वोट बैंक के भीतर सेंध भारतीय जनता पार्टी लगा नहीं पाई और मंडल कमंडल की लड़ाई के भीतर से निकले हुए नेताओं की फौज ने भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया। और इस दौर में तो मंडल और कमंडल जब एक साथ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के हथियार हो गए हैं, तब उनको कौन रोकेगा। और क्या तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक दायरे को इतना बड़ा कर लिया, जहां पर दिल्ली के सामने अब यह मुश्किल हालात है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव को भी अगर परखे और आरजेडी को भी अगर परख ले, तो ऐसे में अपने बूते भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकने की स्थिति में नहीं आ पाती है। और लोकसभा के भीतर अब उसे 40 में से 39 सीटें बिहार के उसके गठबंधन को मिल नहीं पाएगी। ये बिहार का सच है। और इस सच की परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड के जो नेता है, जेडीयू के जो नेता है, उनकी शायद भूमिका आने वाले समय में कितनी आम जनता के बीच कमजोर हो जाएगी, यह भी एक सच है। आखिर बिहार की स्थिति है क्या, आप देखेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को करीब 23% वोट पड़े थे। 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, साथ में जनता दल यूनाइटेड थी तो उसको करीब 22% वोट पड़े और 16 सीट जीती। रामविलास पासवान तब भी हुआ करते थे जब 6 सीटों पर जीते थे और करीब करीब 7.5% वोट उनको भी मिला। लेकिन एक ही साल बाद जब बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत करीब करीब 5% कम हो जाता है। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का वोट परसेंट करीब 6% कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी यानी तेजस्वी यादव अपने बूते पूरे राज्य के भीतर प्रचार कर रहे थे और उनका वोट बैंक एक ही झटके में 8% तक बढ़ता है। तो फिर राजनीति के तौर पर वह सबसे ज्यादा सीटें भी उनको मिली, लेकिन वह सत्ता नहीं बना पाए क्योंकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू मौजूद थी और यह उस 122 के आंकड़े के ऊपर की कहानी होती है जिसको आज फ्लोर टेस्ट के दौरान भी खुल करके नजर सामने आया। लेकिन यहीं पर सवाल एक और उठता है कि क्या सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की हो गई, लेकिन विधानसभा चुनाव के भीतर जो वोट पड़े थे जिसका जिक्र आज तेजस्वी यादव ने भी किया और उन्होंने कहा कि करीब 12,000 वोटों का ही तो अंतर था। तो सच तो ये होता है कि 12,000 से भी कम वोटों का अंतर था जिसके भीतर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के दोबारा सरकार बनाई थी 2020 में। और एनडीए के जो कुल वोट उस समय था 1,97,02,650। जो महागठबंधन के वोट थे जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल थी, सीपीआई थी, सीपीएम थी, उनके कुल वोट होते हैं 1,56,91,500 वोट पड़े थे, यानी अंतर केवल 11,150 वोटों का, जो आज तेजस्वी यादव जिक्र भी किया। अंतर इतना नजदीक था और उसी आवाज के साथ बिहार में नीतीश कुमार कहकर के इस तरफ आ गए थे, यानी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था उन्होंने। और इन 17 महीनों की सत्ता के दौर में लड़ाई दिल्ली को लेकर के, इंडिया को लेकर के, गठबंधन को लेकर के और दिल्ली की सत्ता को डिगाने को लेकर के ही चली थी। अब सवाल उठता है वही आवाज इस लोकसभा चुनाव के भीतर है तो फिर सामने, यानी ये कहे कि पीएम मोदी के चेहरे के सामने और नरेंद्र मोदी सत्ता और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के सामने कौन सा चेहरा होगा। कोई दूसरा चेहरा अब आपको दिखाई नहीं पड़ेगा बिहार की राजनीति में, क्योंकि सामने नीतीश कुमार नहीं, सामने लालू प्रसाद यादव नहीं, सामने लेफ्ट का कोई दूसरा नया व्यक्ति नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव बिहार में होंगे। यानी 2024 के लोकसभा के चुनाव बिहार में तेजस्वी यादव के लिए उस ऐसे टेस्ट के तौर पर है जो इस दौर में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए भी ऐसे टेस्ट मैच होगा जो क्या बिहार की राजनीति के भीतर एक नए नेता का उदय जन 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर हो जाता है तो फिर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत बिहार में आरजेडी की हो सकती थी, जो कभी जीत लालू यादव ने बिहार में हासिल की थी, या ये कह सकते हैं कि कभी ये जीत नीतीश कुमार ने भी हासिल की थी बिहार में। तो क्या राजनीतिक तौर पर एक ऐसे नेता का जिक्र इस दौर में हो गया है? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की राजनीति ठहर गई, रुक गई, इस सारे सवाल को किसी दूसरा ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने नहीं उठाया, ललन सिंह ने नहीं उठाया, ये सारे सवाल तेजस्वी यादव ने उठाया कि आप कहिए कि जब आप जनता के बीच पहुंचेंगे तो जवाब आप क्या देंगे।
जरा उसको भी आप एक बार देखिए, उनकी बातों को। तो पीड़ा होती है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के प्रति इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री जी तो इधर से उधर भाग गुना कर लेते हैं, जो करना है कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच तो वहां विधायक के लोग ना जाकर के जवाब देगा, आप ही लोग ना दीजिएगा। अब आपसे कोई पूछेगा काहे बताओ नीतीश जी 3 बार शपथ लिए तो क्या बोली, तो गरियात रहना पहले, अब तू पढ़ाई करत रहो, क्या बोलबो, हमने नौकरी दिया ही कहेंगे, क्या बात कर रहे हो, हाँ? तो दरअसल ये सवाल बड़ा मौजूद है। कल तक विपक्ष में आप थे, कल तक निशाने पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस थी, कल तक इन सारे बातों का जिक्र था कि लोकतंत्र कैसे भारत में खत्म हुआ, संविधान कैसे देश में खत्म है, फेडरल स्ट्रक्चर चकनाचूर हो चला है, और इस लाइन में केवल न नीतीश कुमार, उनकी पूरी सत्ता ही एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई। तो ये सवाल तो हर उस नेता से किया जाएगा जो इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, अपनी सहूलियत और अपनी जरूरतों के मद्देनजर। और इस पूरी कतार में एक नया नाम, महाराष्ट्र से अशोक चौधरी का एक नया नाम जुड़ता है, लेकिन सवाल उससे भी आगे की राजनीति का होता है, क्योंकि भारत देश की राजनीति खुद में चुनाव के बाद नए नए प्रयोग करती रही है, और जनता इस प्रयोग के भीतर कहीं बड़े हिस्सेदारी ले लेती है। और सवाल केवल यही होता है कि इस दौर में, यानी बीते 10 सालों में, हिंदी क्षेत्रों से कोई नेता निकल नहीं पा रहा था, और हिंदी पट्टी क्षेत्रों में गुजरात से निकल करके नरेंद्र मोदी बनारस में चुनाव लड़ने पहुंच गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसी उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह इस दौर में हाशिए पर ढकेल दिए गए। आज नहीं तो कल योगी आदित्यनाथ भी भारतीय जनता पार्टी के बीच धकेल ना दिया जाए अगर वो दिल्ली को चुनौती देते हुए नजर आए। वही दूसरी लाइन में आपको मुलायम सिंह यादव का जाना, लालू प्रसाद यादव का उम्र और बीमारी के हिसाब से ठहर जाना, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का राजनीतिक तौर पर उस तीखेपन को समेट ना पाना, जिस तीखेपन की आशा इस भारत देश के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर खास तौर पर लोगों के भीतर होती है, इसमें सहज भाव से उस संवाद को कोई बना नहीं पा रहे थे जिसका जिक्र तेजस्वी यादव के साथ किया जा सकता है। तेजस्वी ने बिल्कुल ग्रामीण अंदाज में सवालों को करना शुरू किया। तो एक सवाल यह भी उठा कि क्या इस दौर में हिंदी क्षेत्रों के नेता जो गायब है होते गए धीरे धीरे, वह उसकी एक शुरुआत भर है क्या? क्योंकि मौजूदा बिहार की राजनीति की भी एक उम्र होती है, और उस उम्र की बीतती राजनीति के भीतर एक ही झटका जनता के लिए निकले हुए किसी नेता की जरूरत के साथ चाहिए। तो फिर राहुल गांधी देश को टटोल रहे हैं, और तेजस्वी तेवर और तलखी के साथ उभर रहे हैं, अखिलेश यादव खुद को मथ रहे हैं, सचिन पायलट अपनी ईमानदारी और राजनीतिक क्रमे नहीं बोले तो राजनीतिक मंशा के साथ उस राजनीति को साधना चाहते हैं जो इस भारत देश की तस्वीर को बदल दे। अब ध्यान देंगे तो एक युवा टीम क्या इस भारत देश के भीतर तैयार हो रही है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद या चुनाव के समय आपको आम जनता पर बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, और शायद इसीलिए नेताओं की लिस्ट में एक नया नाम बिहार से तेजस्वी यादव का जुड़ गया है, जो राजनीतिक तौर पर दिल्ली को चुनौती देने के लिए बिहार में तैयार है। इंतजार इसी बात का आपको करना पड़ेगा, क्या सच में आम जनता कितनी तैयार होती है, या तेजस्वी यादव जनता को कितना तैयार कर पाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। बिहार की स्थिति, इस देश की युवाओं की स्थिति बद से बदतर है। उनसे तलाश एक नए नेता की है, अच्छे नेता की है, और आम जनता की नस पर किसी डिग्रीदारी का अगर हाथ हो, ऐसा भी कभी होता नहीं है जो दिल्ली के भीतर IIT किए हुए व्यक्ति हो, या फिर अपने तौर पर 9वीं पास बिहार में तेजस्वी यादव हो। राजनीति को अगर समझिएगा तो आप समझ जाइएगा कि डिग्री का महत्व राजनीति करने में कभी आता नहीं है, शातिरता जरूर होती है। देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।